4 जनवरी टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किंग पेंगुइन के बारे में सही है? ऑप्शन ए, ये पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति है। ऑप्शन बी, ये घोंसला नहीं बनाते और ये अपने अंडे को हर समय अपने पैरों के ऊपर करवट लेकर इधर उधर ले जाते हैं। ऑप्शन सी, इसकी IUCN स्थिति खतरे के करीब है। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। किंग पेंगुइन वे दूसरी सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति है। प्राकृतिक आवास वे अंटार्कटिक और उप अंटार्कटिक द्वीपों पर रहते हैं। प्रमुख उपनिवेश क्रोजैन, प्रिंस एडवर्ड्स आइसलैंड, करगुएलन द्वीप, हार्ड द्वीप, दक्षिण जॉर्जिया और मैकबेरी द्वीप पर पाए जाते हैं। किंग पेंगुइन घोंसला नहीं बनाते और वे अपने अंडे को अपने साथ हमेशा अपने पैरों के ऊपर ले जाते हैं। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन बी। ये अगला प्रश्न, शब्द सेगेन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां 22 यूरोपीय देशों ने लोगों की मुफ्त और प्रतिबंधित आवाजाही के लिए अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया। कथन 2, क्रोएशिया पासपोर्ट मुक्त सेगेन क्षेत्र में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी, केवल 2, ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। यह एक ऐसे क्षेत्र को दर्शाता है जहां 27 यूरोपीय देशों ने लोगों की मुक्ति और अप्रतिबंधित आवाजाही के लिए अपनी आंतरिक सीमाओं को समाप्त कर दिया। अतः कथन 1 गलत है। पासपोर्ट मुक्त सेगेन क्षेत्र में क्रोएशिया 27वां देश बना है। अतः कथन 2 सही है। इस क्षेत्र के सदस्यों में शामिल है 27 यूरोपीय संघ के सदस्य में से 23 और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के भी सदस्य। इस क्षेत्र का हिस्सा होने का अर्थ है कि देश विशिष्ट खतरों के मामले को छोड़कर अपनी आंतरिक सीमाओं पर जांच न करे, स्पष्ट रूप से परिभाषित मापदंडों के आधार पर अपनी बाहरी सीमाओं को सुसंगत नियंत्रित करना है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न, ध्रुवीय भंवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह पृथ्वी के ध्रुवों के चारों ओर कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। कथन 2, यह गर्मियों में कमज़ोर हो जाता है और सर्दियों में मजबूत हो जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है या हैं? कथन 1, ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी, केवल 2, ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। अध्ययन मुख्य रूप से ध्रुवीय भंवर नामक किसी चीज़ पर केंद्रित था जो ठंडी कम दबाव वाली हवाओं का एक द्रव्यमान है जो लगातार आर्कटिक क्षेत्र पर मंडराता रहता है। ध्रुवीय भंवर पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास कम दबाव और ठंडी हवा का एक बड़ा क्षेत्र है। अतः कथन 1 सही है। यह हमेशा ध्रुवों के पास मौजूद होता है लेकिन गर्मियों में कमज़ोर हो जाता है और सर्दियों में मजबूत हो जाता है। अतः कथन 2 सही है। भंवर शब्द हवा के वामावर्त प्रभाव को संदर्भित करता है जो ठंडी हवा को ध्रुवों के पास रखने में मदद करता है। कई बार उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के दौरान ध्रुवीय भंवर का विस्तार होगा जिससे जेट स्ट्रीम के साथ ठंडी हवा दक्षिण की ओर भेजी जाएगी। एक जेट धारा ध्रुवीय भंवर के चारों ओर वायुमंडल में तेजी से चलने वाली हवा का क्षेत्र है। अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के आर्कटिक वायु के बड़े प्रकोप से
जुड़ा होता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, यह फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। यह ईरान और ओमान को अलग करता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह संबंध निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? ऑप्शन ए हार्म्यूज जल डमरू मध्य, ऑप्शन डी बाब अल मंदेब, ऑप्शन सी लाल सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए हार्म्यूज जल डमरू मध्य। अब जान लेते इसका विश्लेषण। जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्र में होने वाली सभी तेल का लगभग 5वां हिस्सा इसके माध्यम से गुजरता है। जल मार्ग ईरान और ओमान को अलग करता है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। जल डमरू अपने सबसे संकरे बिंदु पर 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन शिपिंग लेन दोनों दिशाओं में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस निर्यातक कतर द्वारा उत्पादित लगभग सभी तरलीकृत प्राकृतिक गैस के लिए भी इस्तेमाल किए जाने वाला मार्ग है। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने अधिक तेल पाइपलाइनों के निर्माण सहित जल डमरू मध्य को बाईपास करने के लिए अन्य मार्गों को खोजने की मांग की है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन ए हार्म्यूज जल डमरू मध्य। अगला प्रश्न, पूर्व मानसून वर्षा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। कथन 1, इसे असम में चेरी की फूलों वाली बौछार के रूप में जाना जाता है। कथन 2, ये आमों को जल्दी पकने में मदद करते हैं और इसलिए इन्हें अक्सर आम वर्षा कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा से सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। अब जान लेते इसका विश्लेषण। भारत में बंगाल की खाड़ी के ऊपर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों के परिणाम स्वरूप आम वर्षा होती है। इन्हें बंगाल में काल वैसाखी के रूप में, असम में बोडोसिला के रूप में और कर्नाटक में चेरी के फूलों की वर्षा या कहवा के फूलों के खिलने के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए कथन 1 गलत है। ये आमों को जल्दी पकने में मदद करते हैं और इसलिए इन्हें अक्सर आम वर्षा कहा जाता है। अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अगला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। कथन 1, 1962 के परमाणु ऊर्जा अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित। कथन 2, AERB का मिशन यह सुनिश्चित करता है कि भारत में आयनकारी विकिरण और परमाणु ऊर्जा के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को अनुसूचित जोखिम न हो। उपरोक्त में से कौन सा या से गलत है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। अधिनियम के तहत कुछ नियामक और सुरक्षा कार्यों को करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15 नवंबर 1983 को AERB का गठन किया गया। अतः कथन 1 सही है। AERB के नियामक प्राधिकरण को परमाणु ऊर्जा अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रख्यापित नियमों और अधिसूचनाओं से प्राप्त किया गया। सुनिश्चित करें कि भारत के आयनकारी विकिरण और परमाणु ऊर्जा का उपयोग लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनुचित जोखिम का कारण नहीं बनता। अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? कथन 1, भ्रूण स्टेम सेल के शुरुआती चरण में भ्रूण से प्राप्त होता है और शरीर
में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखते हैं। कथन 2, स्टेम सेल कैंसर से लड़ने वाली दवाओं का उत्पादन कर सकते हैं और इसे सीधे ट्यूमर तक भेज सकते हैं। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अब जान लेते हैं इसका विश्लेषण। स्टेम सेल के दो प्रमुख प्रकार हैं, भ्रूण स्टेम सेल और एडल्ट स्टेम सेल। भ्रूण स्टेम सेल प्रारंभिक चरण में भ्रूण से प्राप्त होता है और शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता रखता है। ऐसा कथन एक सही है। मेसेनकीमेल स्टेम सेल जैसे स्टेम सेल कैंसर कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधक प्रतिरक्षा प्रणाली को रजिस्टर करने में सक्षम पाए गए हैं। स्टेम सेल को कैंसर से लड़ने वाली दवाओं का निर्माण किया जा सकता है और सीधे ट्यूमर तक पहुंचने के लिए आनुवंशिकता के रूप में अनुमत किया जा सकता है। ऐसा कथन 2 सही है। अब जान लेते हैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली से बंधे अर्ध स्वायत्त कोशिका अंग होते हैं और इन्हें अक्सर कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। वे कोशिकाओं की जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ने अपना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए होता है। आमतौर पर माइटोकॉन्ड्रिया और इसलिए माइटोकॉन्ड्रियम डीएनए लगभग सभी बहुकोशिकीय जीवों में मां से भी विरासत में मिलते हैं। स्तनधारियों के शुक्राणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर निषेचन के बाद अंडे की कोशिका द्वारा नष्ट हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु की पूंछ के आधार पर मौजूद होते हैं, जिसका उपयोग शुक्राणु कोशिकाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। कभी कभी निषेचन के दौरान पूंछ खो जाती है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर रहा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी रही। फिर मिलेंगे हम आपको और अन्य प्रश्नों के साथ। जब तक सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।